ग्रस्तता के दुष्परिणाम की हम चर्चा कर रहे थे। पांचवी बिंदु है उन्नत खाद बीज न ले पाना। जब खाद और बीज पर्याप्त और अच्छे ढंग से ना मिले तो निश्चित तौर पे फसल की उपज जो होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, और कम उपज होगी तो आय भी कम होगा। आय कम होने से फिर ये जब अपनी आवश्यकता की वस्तु पूर्ण नहीं कर पाते तो ये व्यवस्था उधारी लेने के लिए, ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं और ऋण के सहारे फिर अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। अगला बिंदु है अकुशल श्रमिक रह जाना। इनके क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में उनको अच्छा कुशल श्रमिक बनाएं। इस तरह के कोई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अकुशल के अकुशल श्रमिक रह जा रहे हैं। और कुशल श्रमिक नहीं हो पाने के कारण फिर इनको मजदूरी भी कम मिलती है। मजदूरी कम मिलेगी तो निश्चित तौर पे इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, जिसकी वजह से ये कम आय एकत्रित कर पाते हैं, और कम आय होने की वजह से फिर आवश्यकता पूर्ति नहीं होने पर ये महाजनों के घर की राह चल पड़ते हैं, ऋणग्रस्तता की स्थिति में फंस जाते हैं। अगला है बेकारी एवं दास्ता की स्थिति निर्मित होना। जब इनको ठीक से काम धाम नहीं मिल पाता तो ये एक तरह के जो पूर्व समय बंधुआ मजदूर जो चलन में था, वैसे ही बंधुआ मजदूरों के जैसे स्थिति में जाकर के सेठों के, महाजनों के यहाँ काम करते हैं, दास के भांति हो जाते हैं। रात दिन सब एक करके काम करेंगे, फिर भी पर्याप्त इनको मजदूरी नहीं दिया जाता। परिणामतः इनको ऋणों का सहारा लेना पड़ता है जीवन की आवश्यक वस्तुओं को पूर्ण करने के लिए। अगला पॉइंट है भूमि से पृथक्करण संबंधी भय, जिसकी चर्चा पिछले बिंदु में भी किया जा चुका है। तो भूमि से पृथक्करण संबंधी भय, जब इनकी ऋण ज़्यादा हो जाती है, उधारी नहीं चुका पाते हैं, तब सेठ, महाजन, साहूकार लोग इनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं, उसको अपने नाम पे पूर्व समय में करवा लेते थे। वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था शासन के द्वारा निर्मित किया गया है कि जनजाति की ज़मीन को जनजाति ही ले पाएगा, दूसरा नहीं ले पाएगा। तो फिर ये महाजन लोग बहुत होशियार होते हैं, आप जान रहे हैं, सुनते होंगे, देखते होंगे कि जो जनजाति परिवार अच्छा सक्षम है, उनके माध्यम से जो कमज़ोर तबके के व्यक्ति है, उसका ज़मीन जो अच्छे तबके का जनजाति व्यक्ति है उनके हवाले करते हुए उनसे पैसा लेकर के इनको भूमि से पृथक किया जाता है, जो कि इनके लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ही ऋणग्रस्तता की वजह से जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, जब पर्याप्त अर्थ नहीं होता, तब मजबूरन आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी कड़ी में ये वेश्यावृत्ति तक के लिए तैयार हो जाते हैं और ये घिनौने कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। अगला है संक्रामक एवं गुप्त रोगों का शिकार होना। नाना तरह के गलत संबंधों में लिप्त होने के कारण नाना तरह के यौन जनित संक्रामक रोग वह इनको घेर लेता है, फिर ये उसी के शिकार हो जाते हैं, उसी चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी जीवन लीला को कभी कभी उसी की आहुति चढ़ा देते हैं, समाप्त कर डालते हैं। तो इस तरह से जनजातियों की ऋणग्रस्तता के कारण और उसका दुष्परिणाम हुआ। अब आगे है ऋणग्रस्तता से निराकरण के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है शासकीय प्रयास और जागरूकता लाया जाना। तो इसमें वो संवैधानिक प्रावधान जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, उनकी जानकारी इनको दिया जाए और उनको जागरूक किया जाए कि सरकार आपके लिए ये चीज़ कर रहा है, इनसे आप लाभ लीजिए और लाभ लेकर के आप अपनी स्थिति को सुधारिए। इस तरह से मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है।
दूसरा, साहूकारों एवं महाजनों पर नियंत्रण। यह आवश्यक है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि महाजन लोग, साहूकार लोग जो अधिक ब्याज की दर पर इनको ऋण देते हैं और जीवन भर ये ऋणी रहते हैं, तो उसके लिए वो कोई नियम धर्म बनाए। और वह नियम धर्म केवल बना देने से काम नहीं चलेगी, उसका क्रियान्वयन भी सही होनी चाहिए, तब जाकर के इनको साहूकारों एवं महाजनों से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि महाजनों सेठों की ऋण 20% से लेकर के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हुए 150% तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ये ऋणग्रस्तता की स्थिति से मुक्त नहीं हो पाते। तो सरकार यह प्रयास करे कि कम से कम ब्याज दर पर आदिवासियों को ऋण उपलब्ध कराया जाए और आसान किस्तों में उनके भुगतान के प्रावधान भी किया जाना चाहिए। अगला है विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन। जो इनके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में, विकास योजनाओं में या वित्तीय वर्षों में जो बजट का प्रावधान किया जाता है, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से होना आवश्यक है। सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा तो कितनों भी आप योजना बना लीजिए, विकासोन्मुखी कार्यक्रम आप पेपर पे बना लीजिए, उससे इनकी भलाई नहीं होने वाली है। उसका इनके तक वह विकास योजना के लाभ मिले, उस तरह के क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। अगला है रोजगार के अवसर दिया जाना। रोजगार की अवसर की उचित व्यवस्था किया जाए, ये बेरोजगार न रहें, बेकार न रहें और भूखमरी के शिकार न हों। इसको ध्यान में रखते हुए नाना तरह के रोजगार के अवसर दिए जाने के लिए, या तो इनके स्वरोजगार हो, जैसे कि छोटी मोटी दुकान कर लें या छोटे मोटे उद्योग, मत्स्य पालन या भेड़ पालन या बकरी पालन या डेयरी, इस तरह की छोटी छोटी जो लघु कुटीर उद्योग है उसका अवसर इनको प्रदान किया जाए तो भी इनको रोजगार मिल सकता है। अगला है उचित मजदूरी दर का निर्धारण। ये वनवासी बंधु जंगलों में, दुर्गम स्थलों में रहने वाले हैं, मजदूरी की दर क्या है इनको मालूम ही नहीं रहती है, इसलिए मजदूरी दर का निर्धारण सरकार के द्वारा जो किया जाता है उसका जानकारी भी इन तक पहुंचना आवश्यक है। अगला है दृढ़ राजनीतिक इच्छा। जनजातियों को उनकी भलाई के लिए जो राजनेताओं के द्वारा संसद में, विधानसभा में जो भी विधेयक पारित किया जाता है, उस विधेयक का क्रियान्वयन सही ढंग से सफलतापूर्वक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा की ज़रूरत है कि वह संकल्प ले लें, राजनेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग, कि हम अपने क्षेत्र के जनजाति भाई बंधुओं को, उनको ऋण से मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। इस तरह से संकल्प लेकर के यदि कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनकी ऋणग्रस्तता की स्थिति निश्चित तौर पर कम होगी। इसके अलावा अगला बिंदु है अत्याचार निवारण अधिनियमों का उचित क्रियान्वयन। जनजातीय लोगों के लिए जो इनके साथ अत्याचार होता है उसके लिए कई तरह के जो कानून बने हैं, आदिवासी एक्ट बने हुए हैं, उनकी जानकारी इनको दिया जाना आवश्यक है। और दिया जाना ही आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ अत्याचार निवारण के लिए जो कदम शासन की ओर से उठाए जाने हैं वह निश्चित तौर पे सही ढंग से उसका क्रियान्वयन करें, तब जाकर के ये ऋणग्रस्तता से मुक्त हो सकते हैं। अगला बिंदु है वनोपजों को उचित मूल्य पर क्रय किया जाना। जनजाति बंधु जो कि जंगल में, बीहड़ क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, इनके पास बेचने के लिए ये लोग जो जंगल से महुए, चार, तेंदू इत्यादि या तेंदू के पत्ते उसका एकत्रीकरण करके
जो मार्केट में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो इसके लिए उचित मूल्य का प्रावधान आवश्यक है, ताकि इनको सेठ लोग, महाजन लोग ठग करके ना ले लें, कम रेट में ना ले लें। और बाद में क्या होता है कि कम दर में ले लेंगे और जब इनको आवश्यकता पड़ेगी तो ज़्यादा दर पे बेचते हैं, जिससे इन्हीं की माल पर सेठ साहूकार स्वयं पलते फूलते हैं और ये बेचारे ऋणग्रस्त होकर के पड़े रहते हैं। अगला बिंदु है भविष्य के लिए बचत हेतु प्रोत्साहित किया जाना। भविष्य में सुख में भी और दुख में भी खर्च होता है, ये सब हम जान रहे हैं। सुख की घड़ी में जैसे शादी ब्याह है या छठी है या कोई पर्व आ गया है तो उसमें भी रुपये पैसे की आवश्यकता है, या दुख की घड़ी आ गया तो भी बिना रुपये पैसे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इनको भविष्य के लिए बचत कराने के लिए इनको प्रेरित किया जाए, इनको समझाया जाए, कहा जाए इनको कि भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचा के रखिए, क्योंकि भविष्य में सुख दुख दोनों स्थिति में आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे और उसके लिए आपके पास बचत रहेगी, पैसे रहेगी, तब तो आप ऋणग्रस्त नहीं हो पाओगे। अन्यथा फिर वही सेठ साहूकार के द्वार आपको झांकना पड़ेगा और आप ऋणग्रस्तता के लिए विवश हो जाओगे। तो ये सारी बिंदुओं पर यदि हम ध्यान दें निराकरण के उपाय पर, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आदिवासी बंधु लोग, जनजातीय बंधु लोग, वो निश्चित तौर पर ऋणग्रस्तता से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।